जय श्री कृष्ण भाइयों। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं नेपाल के यदुवंश के गौरवशाली इतिहास के बारे में। यकीन मानिए, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने यादव होने पर और भी ज़्यादा गौरव की अनुभूति होगी। और सबसे बड़ी बात, आज की इस वीडियो में जो भी साक्ष्य, जो भी प्रूफ, जो भी फैक्ट्स मैं देने वाला हूं, उसको स्वयं अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं प्रमाणित करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट ने नेपाल के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है नेपाल एक हिंदू राष्ट्र। अपनी इस किताब में इन्होंने यादवों के बारे में काफ़ी बातें कही हैं। तो उन्हीं की किताब को रेफरेंस लेते हुए आज की इस वीडियो में हम सारे फैक्ट्स और सारे तथ्य को प्रमाणित करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी देश के इतिहास को बताने से पहले यह ज़रूरी होता है कि उस देश के नाम की उत्पत्ति के इतिहास को जान लिया जाए। तो आइए देखते हैं नेपाल की उत्पत्ति के विषय में इतिहास में क्या क्या कहा गया है। स्क्रीन पर आपको वो सारी थ्योरीज नज़र आ रही होंगी। ये सारी इंग्लिश में है, मैं हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहली थ्योरी में देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहली थ्योरी कहती है कि गोपाल वंश के राजाओं ने यहाँ शासन किया, उन्हें नेपा कहा जाता था, इसलिए इस वंश के नाम पर देश का नाम नेपाल रखा गया। दूसरी थ्योरी में कहा जाता है कि बागमती और विष्णुमती नदियों के संगम पर ने नामक एक ऋषि तपस्या में रहते थे। वह राजा के एकमात्र सलाहकार थे, तो नेपाल शब्द ऋषि के नाम से लिया गया था। तीसरी थ्योरी में कहा गया है कि नेपाल काठमांडू घाटी में रहने वाली प्राचीन जनजातियों में से एक नेवार से भी प्राप्त हो सकता है। अगली थ्योरी कहती है गंडकी महात्मा के अनुसार नेपा नामक एक राजा ने इस जगह पर शासन किया था। उसने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और भगवान शंकर को देवता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने एक देश की स्थापना की और इसे नेपाल कहा, जो इसी राजा के नाम पर रखा गया है। पांचवी थ्योरी इस संबंध में यह है कि तिब्बती भाषा में ने का अर्थ घर होता है और पाल का अर्थ ऊन होता है। काठमांडू घाटी में भेड़ों को पाला जाता था और बहुत ऊन का उत्पादन किया जाता था, इसे ऊन का घर कहा गया, तो इस वजह से यह नेपाल बन गया। छठी थ्योरी में कहा गया है कि नेवरी भाषा में ने का अर्थ केंद्र और पा का अर्थ देश होता है, तो ने पा का अर्थ हुआ केंद्र में स्थित देश। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेपाल दो महान देशों चीन और भारत के बीच में स्थित है। तो ये अलग अलग प्रकार की थ्योरीज थी नेपाल शब्द की उत्पत्ति के विषय में। इसके अलावा एक और थ्योरी है जो स्वयं योगी आदित्यनाथ ने अपनी किताब में जिक्र किया है। आइए देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ नेपाल की उत्पत्ति के विषय में क्या लिखते हैं। योगी आदित्यनाथ की किताब के अनुसार एक समय की बात है, संकस्य नगर में नए नामक एक मुनि का आगमन हुआ। उस समय वहाँ गोपालों की संख्या अधिक थी। गोपालों का अर्थ गौपालकों यानी यादवों को गोपाल कहा जाता है। उनमें से एक गोपाल नामक ग्वाला प्रकाश पुंज की ज्योतिर्मूर्ति की प्रचंड ज्वाला में भस्म हो गया। इस घटना के बाद नए मुनि ने ज्योतिपुंज को ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ के रूप में प्रतिष्ठित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने भस्मीभूत गोपाल मुखिया के पुत्र भक्तमान को नेपाल का राजा बनाया, जिसके बारे में हम विस्तार से गोपाल डायनेस्टी में पढ़ेंगे। बाद में इन्हीं नए मुनि के कारण इस प्रदेश का नाम नेपाल पड़ा। तो ये नेपाल शब्द की उत्पत्ति के विषय में अलग अलग थ्योरीज थी जो मैंने आपको बताई है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं नेपाल के यदुवंश के इतिहास के बारे में। नेपाल के यदुवंश के इतिहास को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला गोपाल डायनेस्टी, दूसरा महिषपाल डायनेस्टी। गोपाल डायनेस्टी ने करीब 500 से अधिक वर्षों तक नेपाल में शासन किया। वहीं महिषपाल डायनेस्टी ने 100 साल से अधिक नेपाल में अपना शासन किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं
गोपाल डायनेस्टी के बारे में। गोपाल डायनेस्टी को काउहर्ड्स फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि गोपाल गौ का पालन करते थे, इसलिए इनको गोपाल कहा जाता है। गोपाल राजवंश की स्थापना के विषय में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार दानासुर नामक एक राजा हुआ करता था, जो कि राक्षस था। दानासुर ने नेपाल घाटी का पानी रोक दिया था, जिसके वजह से वहां के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इसकी सूचना जैसे ही भगवान कृष्ण को हुई, तो भगवान कृष्ण अपने गोपालों के साथ, यानी अपनी नारायणी सेना के साथ, जो कि अजय थी, नेपाल पहुंचे और नेपाल घाटी को दानासुर के आतंक से मुक्त कराया। जिसके बाद भगवान कृष्ण तो वापस द्वारिका आ गए, लेकिन बहुत सारे गोपाल जो नारायणी सेना के गोपाल थे, वो नेपाल में ही बस गए, जिन्होंने गोपाल राजवंश की स्थापना की नेपाल के अंदर। इसी से मिलती जुलती एक कहानी योगी आदित्यनाथ ने अपनी किताब में भी लिखा है। आइए देखते हैं क्या है वो। योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, उपलब्ध पुराणों के अनुसार यहाँ कभी शिव भक्त बाणासुर का भी शासन हुआ करता था। यह भी संभावना व्यक्त की गई कि शिव एवं कृष्ण का युद्ध भी यहीं हुआ था। इस संभावना का आधार इस तथ्य में देखा जा सकता है कि यहाँ श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न जी द्वारा स्थापित यादवेश्वर प्रद्युम्नेश्वर मंदिर आज भी नेपाल में विद्यमान है। आगे लिखते हैं कि प्राप्त साक्ष्यों और इतिहासों के आधार पर प्रारंभ में नेपाल में काफी समय तक यादवों का शासन रहा। तो योगी आदित्यनाथ के इस कथन से एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि भगवान कृष्ण बाणासुर का वध करने के लिए नेपाल पहुंचे थे, जिसके बाद नारायणी सेना के कुछ गोपाल नेपाल में ही बस गए और उन्होंने वहां पर गोपाल राजवंश की स्थापना की। गोपाल राजवंश की स्थापना करने वाले भक्तमान गुप्त थे और इन्हीं के शासनकाल में पशुपतिनाथ मंदिर, जो नेपाल का काफी प्रसिद्ध मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना भी की गई थी। इसका जिक्र भी योगी आदित्यनाथ अपनी किताब में करते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी किताब में किया है। योगी आदित्यनाथ अपनी किताब में लिखते हुए कहते हैं कि नए मुनि द्वारा गोपाल मुखिया के पुत्र भक्तमान को नेपाल का राजा बनाए जाने पर इसने यहाँ 28 वर्षों तक राज्य किया। कहते हैं कि इसी समय नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर की मूर्ति भी स्थापित की। चलिए, योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात की भी पुष्टि कर दी। अब आपके दिमाग में हो सकता है एक प्रश्न घूम रहा हो कि गोपाल साम्राज्य के राजा भक्तमान थे, तो इनको भक्तमान गुप्त क्यों कहा गया। हो सकता है कि आपके दिमाग में भारत के गुप्त वंश की बात भी आ रही हो। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यादवों को गोपाल और गोप कहा जाता है। गोपाल यानी गायों को पालने वाला, और इसी से जुड़ा शब्द है गोप। तो बौद्ध संहिता के अनुसार महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद भारत में पाली साहित्य में धर्म को धम, गोप को गुप्त कहा जाने लगा, जिसके वजह से भक्तमान को भक्तमान गुप्त कहा गया, क्योंकि वो गोप थे। और बौद्ध संहिता में ये बात भी लिखी है कि भारत का जो गुप्त वंश था उसका संबंध नेपाल के इसी गोपाल राजा से संबंधित है। तो इस तरह गोप से गुप्त हो गए और भक्तमान का नाम भक्तमान गुप्त पड़ गया। इतना ही नहीं, इस विषय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी भक्तमान को गोपाल साम्राज्य का ही माना है। यह रिपोर्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर पूरी वंशावली भी दी गई है। आइए देखते हैं ये वंशावली किस प्रकार है। सबसे पहले भक्तमान गुप्त आते हैं, जिन्होंने नेपाल में 28 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद जयगुप्त आते हैं, जिन्होंने 72 वर्ष शासन किया। इसके बाद परम गुप्त आते हैं, जिन्होंने 80 वर्ष शासन किया। भीमगुप्त, जिन्होंने 9 वर्ष शासन किया। द्वितीय भीमगुप्त और मणिगुप्त 37 वर्षों तक। विष्णुगुप्त 42 वर्षों तक। यक्षगुप्त 71 वर्षों तक। इसके आखिरी शासक यक्षगुप्त थे, जो कि निसंतान थे। इनके मरने के बाद भारत के आभीर शासक ने
नेपाल में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह नेपाल का गोपाल साम्राज्य खत्म हो जाता है और उसके बाद नेपाल में अभिर साम्राज्य स्थापित होता है। तो अब जानते हैं अभिर साम्राज्य, जिसको महिषपाल डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसका नाम महिषपाल क्यों पड़ा, आइए ये जानते हैं। संस्कृत भाषा में महिष का अर्थ होता है भैंस, और चूंकि माना जाता है ये लोग भैंस पालते थे, इसलिए इसको महिषपाल डायनेस्टी या आभीर या अहिर साम्राज्य कहा गया। इसका भी जिक्र योगी आदित्यनाथ अपनी किताब में करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से। योगी आदित्यनाथ अपनी किताब में लिखते हैं, यक्षगुप्त के निसंतान मरने पर भारत के बारसिंह नामक आभीर वंशीय व्यक्ति ने नेपाल पर अधिकार कर लिया। बारसिंह के बाद उसके पुत्र जय सिंह ने और उसके पौत्र भुवन सिंह ने नेपाल की सत्ता संभाली। आभीर वंश के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो आभीर वंश के सबसे पहले राजा थे बारसिंह, जिन्होंने यक्षगुप्त नाम के राजा को हराया था, जो गोपाल डायनेस्टी से संबंध रखते थे। इतिहासकारों का मानना है कि ये दोनों ही एक ही वंश की अलग अलग शाखाएं हैं। आभीर साम्राज्य के आखिरी शासक भुवन सिंह हुए थे, जिसको किरात सरदार यलंबर ने हरा दिया था। 111 वर्षों तक नेपाल में शासन करने के बाद आभीर साम्राज्य समाप्त हो गया था, जिसके बाद किरात वंश ने नेपाल के अंदर 1000 साल से भी ज़्यादा अपना राज्य स्थापित किया। इस प्रकार नेपाल में यादवों का शासन समाप्त हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत में सिंह शब्द का उपयोग अगर किसी जाति के लिए हुआ था तो वो अहिर जाति के लिए हुआ था, और मैंने अहिर राजा का नाम बताया था जो कि अभिर वंशीय बार सिंह थे, अंतिम राजा भुवन सिंह थे। तो मेरी इस बात को कुछ लोग पचा नहीं पाए थे, कमेंट करके बोल रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत फैक्ट्स लोगों के सामने रख रहा हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो से प्रूव हो गया, क्योंकि स्वयं योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी किताब में आभीर वंशीय या अहिर वंशीय राजा भुवन सिंह का जिक्र किया है, और यह घटना करीब 1000 ईसा वर्ष पूर्व की है। और उस समय आप जानते हैं जिस समुदाय की बात कर रहा हूं, उस समुदाय का जन्म भी नहीं हुआ था। तो जिन लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं था, आप लोगों को योगी आदित्यनाथ की बात पर यकीन करना चाहिए। और जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कहानी पसंद आई होगी, यादवों का इतिहास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी लगी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का काम कीजिए। एक बात और मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, नीचे मैंने अपनी ट्विटर का लिंक दे रखा है। बहुत ज़रूरी हो गया है कि यादव अब ट्विटर पे आएँ, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को काफ़ी ज़्यादा प्रभावी ढंग से हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो आप सभी ट्विटर पे आ जाइए, अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कीजिए और जल्दी से जल्दी मुझे फॉलो कर लीजिए। आपसे मुलाकात मैं अगली वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।